जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो है उसकी श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं और इसके प्रीवियस के वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास से जर्नी शुरू की थी और इसके बाद हमने देखा आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आज शुरू करने वाले हैं आधुनिक काल। हो सकता है आपको प्रीवियस के वीडियोज़ में भक्तिकाल, रीतिकाल थोड़ा बोरिंग भी लगे, बहुत सारी वहाँ पंक्तियों को याद करना है और कुछ जगह बहुत फास्ट भी कर दी हैं जो कि आगे के वीडियोज़ में इस चीज़ों को सुधार करेंगे। आपको बिल्कुल यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि बहुत सारी चीज़ें आपको कंठस्थ करनी है, उसको स्किप नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहुत अच्छा है, आपका एक बेहतरीन नोट्स समझिए, है ना। तो एक नोट्स फॉर्म में आपको इसको बिल्कुल बराबर याद करते रहना, तो ये मगअप होता रहेगा आपको। चलिए हम शुरू करते हैं। भारतेंदु युग से संबंधित किस तरीके से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं और बिल्कुल फैक्ट जो है आपको कैसे ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पे भारतेंदु युग जो पुनर्जागरण काल की शुरुआत होती है, हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल है। पहली बात तो हिंदी साहित्य में जो आधुनिक काल नाम है वो सबसे पहले किसने दिया है, तो रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है आधुनिक काल। रेनेसा का मतलब नवजागरण या पुनर्जागरण। तो नवजागरण या पुनर्जागरण का क्या मतलब है कि हमारा देश जो है पहले तो जागृत अवस्था में था, फिर हम गुलामी में इस तरीके से गुलाम हो गए कि हमें ये पता नहीं रहा कि हमारी शक्ति क्या है। तो एक ऐसी स्थिति आती है, वो साहित्य के क्षेत्र में भी लोगों की जन चेतना का जागरण का काम किया जाता, तो वो रेनेसा पीरियड आता है जिसको हम पुनर्जागरण कहते हैं। तो साहित्य में ऐसी क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने वाला कौन ऐसा महान व्यक्तित्व था, वे थे भारतेंदु जी। इसलिए इस युग का नाम भी शुरू होता है भारतेंदु युग से और नवजागरण या पुनर्जागरण के अग्रदूत के रूप में भी हम किसको जानते हैं, वो जानते हैं भारतेंदु जी को। तो आधुनिक काल नाम किसने दिया है, पुनर्जागरण काल। तो भारतेंदु युग जो है ये भारतेंदु युग को ही पुनर्जागरण काल कहते हैं और आधुनिक काल इसे रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया है। रेनेसा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो रेनेसा शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी इतिहासकार थे। अब देखिए यहाँ पे नाम दिया है फ्रांसीसी इतिहासकार मिसेसेट। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, फ्रांसीसी इतिहासकार का क्या नाम है जिसने जो ये शब्द दिया था रेनेसा, उसका नाम क्या है, उनका नाम है मिसेसेट। मिसेसेट ने इसको कहा था सबसे पहले 19वीं सदी में। कुछ आलोचकों ने नवजागरण और पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण कहा और 21वीं सदी से आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण इस तरीके से कहा। तो यहाँ पे आपको समझना है 21वीं ने 19वीं सदी से जो आरंभ होने वाला जागरण उसको पुनर्जागरण। तो कुछ लोगों ने बोला कि ये भक्ति काल ही नवजागरण है और बाद का 19वीं सदी शुरू हो तो पुनर्जागरण है। डॉक्टर रामविलास शर्मा, तो जो डॉक्टर रामविलास शर्मा है इन्होंने हिंदी नवजागरण को 2 हिस्सों में बांटा कि जो हिंदी नवजागरण का समय है ये 2 भाग में। तो ये किसने बांटा है हिंदी नवजागरण को 2 हिस्सों में, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने बांटा है। देखिए एक है लोक जागरण, ये भक्ति आंदोलन है ना, और दूसरा अगर देखें तो नवजागरण, हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल। यहाँ पे देखिए नवजागरण, हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल, ये किसने बांटा है, तो इसे 2 खंडों में बांटने वाले थे रामविलास शर्मा जी। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हिंदी नवजागरण को 2 हिस्सों में किसने डिवाइड किया है, लोक जागरण और नवजागरण। लोक जागरण का मतलब भक्ति आंदोलन और नवजागरण यानी हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल। अब ये जो रामविलास शर्मा जी ने डिवाइड किया है, तो रामविलास शर्मा ने लोक जागरण तथा नवजागरण में निम्नलिखित ढंग से अंतर को भी किया कि क्या है लोक जागरण और क्या है नवजागरण। यहाँ पे उन्होंने कहा जो ये लोक जागरण है, लोक जागरण का मतलब होता है कि प्रथम जातीय निर्माण को व्यक्त करने वाला सांस्कृतिक आंदोलन जिसका मुख्य स्वर है सामंत विरोधी तथा मानवतावादी। तो देखिए यहाँ पे रामविलास शर्मा जी कहते भी कि हमने ऐसे ही हवा में तीर नहीं छोड़ दिए कि हमने कहा कि हम जो है ये वाला समय जो है नवजागरण का, इसको हम जो है आधुनिक काल के नवजागरण का जो समय है उसको लोक जागरण या नवजागरण में क्यों बांटते हैं। उन्होंने कहा जो ये हमने पहला लोक जागरण बांटा है जिसमें जन जागृति का काम है, इसमें प्रथम जाति निर्माण को व्यक्त करने वाला जो सांस्कृतिक आंदोलन है वो निकल के आता है और इसका मुख्य स्वर है कि जो सामंत उस समय विरोध, सामंत शाही व्यवस्था थी उसका विरोध और मानवतावादी स्वर, और जो भक्ति आंदोलन का काव्य ही लोक जागरण है। तो लोगों ने भक्ति के माध्यम से मानवतावादी संस्कार को अपने अंदर पहले से ही था लेकिन वो जागृत अवस्था में नहीं था, उसको जागृत किया। दूसरी बात ये कहती है जो नवजागरण है, नवजागरण या हिंदी नवजागरण, इसका मतलब है राष्ट्रीय स्वाधीनता का। तो पहला है सामंत विरोधी और मानवतावादी स्वर, दूसरा है नवजागरण का मतलब कि राष्ट्रीय स्वाधीनता का सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आंदोलन जिसका मुख्य स्वर है साम्राज्यवाद विरोधी तथा सामंतवाद विरोधी। तो इन्होंने क्लियर भी किया। अब रामविलास शर्मा जी लिखते हैं कि जो नवजागरण 1857 के स्वाधीनता संग्राम से शुरू हुआ वो भारतेंदु युग में और व्यापक बना। यानी रामविलास शर्मा कहते हैं कि जो नवजागरण हम कहते हैं 1857 की क्रांति से जन जागृति का काम हुआ,
स्वाधीनता संग्राम से आरंभ हुआ वो भारतेंदु युग में और भी बृहद स्तर पे बना और उसकी साम्राज्यवाद विरोधी, सामंतवादी विरोधी प्रवृत्तियां द्विवेदी युग में और भी पुष्ट हुई और फिर निराला के साहित्य में तो वो कलात्मक स्तर पे पहुंच गई और उनकी विचारधारा में ये प्रवृत्तियां क्रांतिकारी रूप में व्यक्त हुई। तो ये रामविलास शर्मा का एक परिभाषा हो गया, एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्होंने क्या सोचा कि जो नवजागरण है वो कैसे कैसे समय के साथ आगे बढ़ता गया। अब यहाँ पे बात करें डॉक्टर मैनेजर पांडे, तो डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा कि रामविलास शर्मा हिंदी नवजागरण और उसके साहित्य की विशेषताओं का सशक्त, स्वतंत्र और प्रामाणिक विवेचन करने वाले पहले व्यक्ति है। तो देखिए आपको पहले से ही लगा होगा जब हमने बताया कि रामविलास शर्मा जी जो कि मार्क्सवादी एक तरीके से साहित्यकार है, लेकिन उन्होंने ठोस अपना वाचन किया। उन्होंने कहा अगर मैं लोक जागरण नवजागरण कह रहा हूँ तो लोक जागरण के पीछे मेरा कहने का क्या मंतव्य है, अगर मैं नवजागरण कह रहा हूँ तो उसके पीछे क्या मंतव्य है। फिर उन्होंने एक अच्छी से डिफाइन चीज़ों को किया कि हमारे यहाँ पे जो 1857 की क्रांति उसका क्या मतलब है और उसको विस्तृत कैसे किया हमारे साहित्यकारों ने भारतेंदु युग में, फिर द्विवेदी युग में, फिर निराला के साहित्य में, तो वो कैसे बढ़ता गया। तो जो डॉक्टर मैनेजर पांडे वही कहते हैं कि इतना अच्छा बृहद विवेचन करने वाला और विशेषताओं को सशक्त रूप में रखने वाला वो हिंदी जगत में कौन है, तो रामविलास शर्मा है। तो इनकी बड़ाई कौन करता है, मैनेजर पांडे जी कहते हैं। बड़ाई से ज़्यादा कि वो सही भी लगता है जिस तरीके से वो विवेचन किए हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का क्या कहना है पुनर्जागरण के बारे में। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि पुनर्जागरण जो है वो दो जातीय संस्कृतियों और टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। तो ये सीधे सीधे ही कथन प्रीवियस में आया हुआ है कि पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृति की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा का काल है। ये किसने कहा है, तो 4 नाम देगा, उसमें से एक रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का रहेगा। तो आपको बिल्कुल टिक यही करना है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा का काल है। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक कौन है, तो हिंदी में जो आधुनिकता है, हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह कौन है, तो भारतेंदु जी। हिंदी में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु जी हैं। विभिन्न विद्वानों ने भारतेंदु युग का काल निर्धारण निम्न ढंग से किया है। तो कैसे किया है, अब देखिए जो भारतेंदु युग है उसी का काल निर्धारण अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से किया है। जैसे मिश्र बंधु ने 1869 से 1888, तो मिश्र बंधु ने 1869 से 1888 माना और इसका काल कहा कि ये वर्तमान काल है। तो भारतेंदु युग को वर्तमान काल किसने कहा है, मिश्र बंधु ने कहा है और समय बताया 1869 से 88। शुक्ल जी ने बताया नहीं, ये तो नई धारा प्रथम उत्थान का काल है। तो नई धारा प्रथम उत्थान का काल कहने वाले कौन थे, रामचंद्र शुक्ल जी। 1870 से 1900 ये आधुनिक काल किसने कहा है, तो रामकुमार वर्मा ने कहा। केसरी नारायण शुक्ल ने कुछ नहीं 1865 से 1900 समय दिया और रामविलास शर्मा ने 1857 से 1900 का और इसको नवजागरण काल कहा। तो इसको नवजागरण काल कहने वाले रामविलास शर्मा हैं। रामचंद्र शुक्ल इसको नई धारा और प्रथम उत्थान कहते हैं 1868 से 93। ये क्वेश्चन आता है, रामचंद्र शुक्ल ने जो है भारतेंदु युग को क्या कहा है, तो नई धारा प्रथम उत्थान का काल कहा है और वर्तमान काल 1869 से 88 वर्तमान काल मिश्र बंधु ने कहा। अब यहाँ पे देखिए भारतेंदु जी से पूर्व काव्य धारा जो थी वो कैसी थी, तो 1843 से अगर हम 67 का समय देखें तो भारतेंदु पूर्व काव्य धारा 1843 से 1867 तक का कृतित्व भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि के रूप में जाना जाता है। भारतेंदु जी से पूर्व काव्य धारा में रचित जो महत्वपूर्ण रचनाएं वो कौन सी हैं, तो यहाँ पे देखिए जो रचनाएं हैं रीवा नरेश रघुराज सिंह, तो रीवा के नरेश थे रघुराज सिंह, तो इन्होंने लिखा राम स्वयंवर 1969 में। रुक्मणी, तो रीवा नरेश रघुराज सिंह राम स्वयंवर और इनके अलावा जो है दूसरी रचना है रुक्मणी परिणय। तो रुक्मणी परिणय जो है पूछा भी जाता है किसके द्वारा है और इनके अलावा राम अष्टयाम। तो ये जो रचनाएं हैं ना ये किसके पूर्व लिखी गई, भारतेंदु जी से पूर्व 1843 से 67 के समय में। रीवा नरेश रघुराज सिंह के द्वारा राम स्वयंवर 69 में, रुक्मणी परिणय इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, आनंद बुद्धि निधि और राम अष्टयाम। इनके अलावा जो है रघुनाथ राम स्नेही इनके द्वारा विश्राम सागर 1854 में लिखा गया। ये जो रचनाएं हम बता रहे हैं ना ये भारतेंदु जी से पहले के हैं और भारतेंदु जी से पहले का समय देखिए 1854 में लिखा गया, विश्राम सागर करके है, यहाँ पे रघुनाथ राम स्नेही के द्वारा। सरदार कवि, अभी सरदार कवि के द्वारा कौन सा लिखा गया, तो राम रत्नाकर, राम लीला प्रकाश, हनुमत भूषण, तुलसी भूषण। तो तुलसी के भूषण, हनुमत भूषण ये सरदार कवि ने लिखा था, राम रत्नाकर, राम लीला प्रकाश, हनुमत भूषण, तुलसी भूषण। ललित किशोरी कुंदन लाल, तो ललित किशोरी कुंदन लाल ने लिखा था स्फुट छंद,
गोपाल चंद्र गिरधर दास, जिन्हें हम उनके पिता के रूप में भी जानते हैं, तो इनके द्वारा जो है भारतेंदु जी के पिता के रूप में, तो इनके द्वारा जो है राधा स्रोत, गोपाल स्रोत, जरासंध वध, बलराम कथामृत, राम कथामृत। तो बलराम और राम पे तो इन्होंने कथामृत लिखा है, गोपाल स्रोत लिखा है, और राधा स्रोत, जरासंध वध, ये सब गोपाल चंद्र गिरधर दास ने लिखा है। देखिए अब यहाँ पे ये जो कॉलम बनाया गया कि भारतेंदु जी से पहले वो सारी रचनाएं तो थी ही, अब भारतेंदु जी से पहले जो ब्रज भाषा में रचित श्रृंगारिक रचनाएं हैं, तो कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जो भारतेंदु जी से पहले लिखी गई हैं और वो श्रृंगारिक रचनाएं हैं। तो यहाँ पे कवि और रचनाओं का नाम दिया गया है। हो सकता है आपको एक ही बार में ना ये याद हो, लेकिन इसको एक दो बार सुनिए, लिख के प्रैक्टिस करके इसको याद करिए। बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रचनाओं के कलेक्शन दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए भारतेंदु जी से पहले की जो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं उनमें जैसे सेवक, कवि सेवक है तो कवि सेवक ने लिखा नक्सिक, तो ये ब्रज भाषा में नक्सिक है और ये श्रृंगारिक रचना है। सरदार कवि ने लिखा षड ऋतु, यानी जो ऋतुएं होती हैं मौसम के बारे में, साहित्य सरसी श्रृंगार संग्रह, तो श्रृंगार संग्रह, षड ऋतु, साहित्य सरसी, सरदार कवि, सेवक नक्सिक। और यहाँ पे चंद्रशेखर वाजपेयी वो भी लिखते हैं नक्सिक। तो देखिए नक्सिक सेवक ने भी लिखा था, चंद्रशेखर वाजपेयी ने भी लिखा। हम्मीर हट किसने लिखा है, तो चंद्रशेखर वाजपेयी ने 1845 में हम्मीर हट लिखा। भारतेंदु जी से पूर्व काव्य रीति निरूपण रचनाएं, तो अभी तो हमने श्रृंगारिक रचनाएं बताई, अब भारतेंदु जी से पहले काव्य रीति निरूपण रचनाएं किसने, तो यहाँ पे कवि और रचनाएं अगर देखें तो यहाँ पे क्रमशः दिया गया है रामदास राजकुमार, तो इनके द्वारा रामदास राजकुमार के द्वारा कवि कल्पद्रुम 1844 ईस्वी। सेवक ने वाग विलास लिखा। गोपाल चंद्र गिरधर दास ने भारतीय भूषण छंदो वर्णन, और वैजनाथ द्विवेदी ने सीता रामाभरण मंजरी 1864, राम रहेस 1866, वृत्तिनी दोष कदम 1866, वाम विलास 1866, उद्दीपन श्रृंगार 67, अनुभव उल्लास 67, चित्रावरण 67, लक्षीराम ब्रह्मभट्ट, मानसिंह अष्टक, प्रताप रत्नाकर, प्रेम रत्नाकर, लक्ष्मीश्वर रत्नाकर, रावणेश्वर, कमलानंद कल्पतरु। भारतेंदु और उनका मंडल अगर देखें तो भारतेंदु और उनका मंडल, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त जीवन वृत्त अगर देखें तो भारतेंदु जी का जो जन्म और मृत्यु, तो भारतेंदु जी का जन्म कब होता है 1850 में, भारतेंदु जी का जन्म 1850 और इनकी मृत्यु देखें तो 1885। कुल इनको 35 वर्ष मिला जीवन के, और उन्होंने 35 वर्ष में जीवन के साहित्य के कह सकते हैं कि विविध क्षेत्रों में अपने नाम या अपनी हस्ताक्षर करके ही गए वो। तो देखिए मात्र 50 से 85 जन्म और मृत्यु का समय का स्थान है। भारतेंदु जी का जन्म स्थान काशी, गोपाल चंद इनके पिता, सितारे हिंद जो है गुरु होते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के गुरु जो है सितारे हिंद है, और उपाधि इनको भारतेंदु मिला, और इनका उपनाम रसा, तो रसा उपनाम से कौन लिखता था, तो भारतेंदु जी रसा उपनाम से लिखते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की समस्त रचनाओं की संख्या 175 मानी जाती है और उनके काव्य ग्रंथों की संख्या 70, तो काव्य ग्रंथ की संख्या इनकी 70 मानी जाती है और कुल समस्त जो रचनाएं हैं वो 175 मानी जाती हैं। यहाँ पे देखिए क्रमशः दिया गया है सारी इनकी रचनाओं को, और इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है क्योंकि प्रेम मल्लिका ये सब करके ने और लोगों ने लिखा है, तो यही है जब हम थोड़ी ट्रिकी वे में पढ़ेंगे तो उनमें आपको ये ध्यान दिलाएंगे कि ये जो है रचना किसकी, वो रचना कौन सी है। कुछ रचनाएं ऐसी जो मिलते जुलते नाम की है तो उनको भी ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए जैसे भक्ति सर्वस्व, तो भक्ति सर्वस्व जो है, भक्ति सर्वस्व प्रेम मल्लिका, कार्तिक स्नान, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, प्रेमाश्रु वर्षण, जैन कौतूहल, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, उत्तरार्ध भक्तमाल, प्रेम प्रलाप, गीत गोविंदानंद, सतसई श्रृंगार, होली, मधुमुकुल राग। तो यहाँ पे देखिए कई रचनाएं तो आपको प्रेम से संबंधित यहीं पे देखने को मिल गई। प्रेम मल्लिका, इनके अलावा प्रेम सरोवर, तो मल्लिका है ना, मल्लिका है तो सरोवर में ही नहाएंगी, और प्रेमश्रु वर्षण, तो बारिश भी हो रहा है यानी सरोवर में वर्षण हो रहा है मल्लिका। देखिए ये थोड़ा सा इमेजिन करिए तो आपको कभी आएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो आते हैं वो फंसाने के लिए देते हैं। अब मैं यहाँ से थोड़ा ट्रिकी वे में बता रही हूँ। प्रेम माधुरी भी इनका है, प्रेम तरंग भी है ना, और प्रेम प्रलाप भी है, और साथ ही साथ यहाँ पे इतने रचनाएं प्रेम के करीबन 6 रचनाएं दी हैं। तो इमेजिन करिए कि वर्षा हो रही है, एक सरोवर है, और जब वर्षा हो रही है सरोवर है, माधुर्य है वहाँ पे, तो वहाँ पे प्रेम की जो तरंगे हिलोरे मार रही हैं, और प्रेम प्रलाप और मल्लिका वहाँ पे जाके, क्योंकि प्रेम और मल्लिका, तो प्रेम मल्लिका ही प्रेमाश्रु वर्षण में, यानी जब वहाँ पे वर्षा हो रही है
प्रेम सरोवर में है। तो इस तरीके से आप कुछ करेंगे ना तो ये इमेजिन करके कि छौ के छौ रचना ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि प्रेम नाम से और लोगों की भी रचनाएं हैं। यहाँ पे देखिए और भी इनकी रचनाएं हैं, बहुत सारी 70 रचनाएं तो वैसे ही हो गई थी। तो वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा, प्रेम फुलवारी, देखिए यहाँ पे फुलवारी भी है। तो अभी हमने क्या इमेजिन किया था, वर्षा हो रही है ना, वर्षा हो रही है, सरोवर है, मल्लिका गई है और वहाँ का प्रेमस्त्र वर्षण हो रहा है। और फिर यहाँ पे फुलवारी भी है। कृष्ण चरित, तो कृष्ण जी पे लिखा है। श्री अलवरत वर्णन, श्री राजकुमार सुस्वागत पत्र, सुमान उंजलि, श्री जीवन जी महाराज चतुरंग, देवी छद्म लीला, प्रातः स्मरण मंगल पाठ, दैन्य प्रलाप, उरेहना, तन्मय लीला, दान लीला, तो तन्मय लीला भी लिखा है, दान लीला भी लिखा है। रानी छद्म लीला, तन्मय लीला, दान लीला, रानी छद्म लीला, संस्कृत लावनी, वसंत होली, स्फुट समस्या, मुँह दिखावनी, उर्दू का स्यापा, तो उर्दू का स्यापा हो गया, प्रबोधनी हो गया, प्रातः समीरन, बकरी विलाप, स्वरूप चिंतन, श्री राजकुमार शुभागमन वर्णन, भारत वीक्षा, श्री पंचमी, श्री सर्वोत्तम स्रोत, निवेदन पंचक, मान सुपायन, प्रातः स्मरण स्रोत, हिंदी की उन्नति पर व्याख्यान, अपवर्ग दाष्टक, मनोमुकुल माला, वेणुगीत, श्रीनाथ स्तुति, मुख प्रश्न, अपवर्ग पंचक, पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री सीता बल्लभ स्रोत, श्री रामलीला, इनके अलावा दिया है और भी पुरुषोत्तम पंचक, भारत वीरत्व, श्री सीता वल्लभ स्रोत, श्री रामलीला, भीष्म स्तवराज, मानलीला, फूल बुझौल, बंदर सभा, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय वैजयंती, नए जमाने की मुकरी, जातीय संगीत, हरिपुनाष्टक, स्फुट कविताएं, प्रिंस ऑफ वेल्स के पीड़ित होने पर कविता। अब यहाँ पे देखिए दिया है भारतेंदु जी की जो विजयनी, विजय वैजयंती, क्या शीर्षक क्या है, भारतेंदु जी की कृति का विजयनी, विजय वैजयंती शीर्षक कविता मिस्र में भारतीय सेना की जो विजय प्राप्ति पर लिखी गई थी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिस्र में जो भारतीय सेना जीती थी उस पर भारतेंदु जी ने विजयनी, विजय वैजयंती लिखा था। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र और सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद क्रमशः तदीय सर्वस्व, तो नारद का तदीय सर्वस्व 1874 में अनुवाद किया और सांडिल्य भक्ति सूत्र का भक्ति सूत्र वैजयंती से किया। तो मिस्र में भारतीय सेना की जो विजय प्राप्ति उन्होंने हासिल की तो विजयनी, विजय वैजयंती, नारद भक्ति स्रोत पे तदीय सर्वस्व का अनुवाद हुआ 1874 में, सांडिल्य भक्ति स्रोत जो सूत्र है उसका अनुवाद इन्होंने भक्ति सूत्र वैजयंती से किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी, पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी आदि शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं जो निम्नांकित है। अब यहाँ पे देखिए क्रमशः यहाँ दिया गया है बंदर सभा पैरोडी, उर्दू का स्यापा। अब देखिए यहाँ पे कविताएं हैं कौन सी शैली में लिखा गया, ये क्वेश्चन भी आता है। जैसे क्वेश्चन इस तरीके से, ये बंदर सभा किस शैली छंद में लिखा गया और वहाँ पे दे दिया पैरोडी, स्यापा, गाली, मुकरी, तो आपको लगेगा ये क्या चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो बंदर सभा है, बंदर सभा पैरोडी में लिखा गया है। उर्दू का स्यापा जो है वो स्यापा है ना, तो उर्दू का स्यापा तो आपको ऐसे ही याद होगा, स्यापा स्यापा में है और बंदर सभा पैरोडी में है। समधिन मधुमास, तो देखिए समधिन पे इन्होंने भारतेंदु जी ने लिखा समधिन मधुमास, मधुमास यानी वसंत का, तो उसमें जो है गाली का, तो कौन सी शैली है, गाली का। तो उर्दू का स्यापा स्यापा में, बंदर सभा पैरोडी में है और जो मधुमास का समय है वो गाली से स्वागत होता है और नए जमाने की मुकरी तो मुकरी ही है। प्रातः समीरन, तो यहाँ पे देखिए प्रातः समीरन ये बयार है, प्यार। वर्षा विनोद लावनी है, तो वर्षा विनोद लावनी में लिखा गया। रानी छद्म लीला, रानी छद्म लीला, तन्मय लीला और देवी छद्म लीला प्रबंध गीति, विजयनी, विजय वैजयंती और हिंदी भाषा। निबंध काव्य, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने फूलों का गुच्छा कविता जो लिखा है, फूलों का गुच्छा वो खड़ी बोली में लिखा है। भारतेंदु मंडल के अन्य कवि जो काल क्रमानुसार वो निम्नवत दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे कवि जन्मृत और रचनाएं दिया गया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, जैसे भारतेंदु मंडल के जो कवि हैं उनमें सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का नाम आता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का, तो इनका समय जो है 1855 से 1923 और ये क्रमशः समय लगाने के लिए भी आता है। तो भारतेंदु जी का हमने 50 से 85 देखा और 50 के बाद देखिए बद्री नारायण का 55, यानी उनके
5 साल बाद जो है बद्री नारायण का आता है, प्रताप नारायण का 56 में आता है और फिर 57 में ठाकुर जगमोहन का। तो ये क्रम ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्रम लगाने वाला आता है यूजीसी नेट वाले पेपर में। तो भारतेंदु जी पहले हो गए 50 में, बद्री नारायण 55 में, उनके 5 साल बाद, प्रताप नारायण 56 में जस्ट उसके 1 साल बाद, और ठाकुर जगमोहन जी 57 में। और 1855 से 1923 जो बद्री नारायण चौधरी जी का समय है, इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई हैं वो कौन सी हैं? तो यहाँ पे देखिए जन्म मृत्यु दिया है और उसके साथ रचनाओं में अगर देखें बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा, तो ये भारतेंदु मंडली के प्रमुख कवि हैं। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्शी, इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, कोई छोड़ने वाला नहीं है कि हम बोलें कि ये छोड़ दीजिए। तो बद्री नारायण का जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा विनोद, लालित तिलहरी, ये इनके द्वारा, और ब्रजचंद पंचक, सूर्य स्रोत, ये बद्री नारायण के द्वारा है। प्रताप नारायण मिश्र का समय हमने बताया 1856 से 1894। प्रेम पुष्पावली, देखिए इन्होंने प्रेम पुष्पावली लिखा है। और मन की लहर, तो मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तो लोकोक्ति शतक प्रताप ने लिखा है। त्रिप्यंताम, ये पूछा गया क्वेश्चन, त्रिप्यंताम किसका है? श्रृंगार विलास, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर गंगा, तो हमने बद्री नारायण का 9 रचना बताया, प्रताप नारायण की 6 रचना है। और प्रताप का सबसे पहले प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, त्रिप्यंताम, श्रृंगार विलास, हर गंगा। ठाकुर जगमोहन 1857 से 1899, और इनके द्वारा जो लिखा गया है वो कौन सा है? तो 1857 से 99 प्रेम संपत्ति लता, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना। प्रेम संपत्ति लता पूछी गई एग्जाम में पहले भी, प्रेम संपत्ति लता किसका है? तो 1885 में लिखा था इन्होंने, ठाकुर जगमोहन सिंह ने। श्याम लता, तो देखिए लता है, प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, ये दोनों ही लता किसके द्वारा है? जगमोहन सिंह के द्वारा। 85 में उन्होंने प्रेम संपत्ति लता भी लिखा, श्याम लता भी लिखा। श्यामा सरोजनी, तो श्यामा लता भी है, श्यामा सरोजनी भी है, और श्यामा सरोजनी इन्होंने 1886 में लिखा। देवयानी, ये भी, तो 2 रचना तो 85 में ठाकुर जगमोहन लिखते हैं, 2 86 में। प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता दोनों ही 85 में, और श्यामा सरोजनी और देवयानी दोनों ही 86 में लिखते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे 1858। अच्छा एक चीज़ आप देखिए कि 55, 56, 57, 58, ये तो क्रम आराम से याद हो जाएगा जन्म का, कि बद्री जी का 55, प्रताप नारायण जी का 56, ठाकुर जगमोहन का 57 और अंबिका दत्त जी का 58। अब यहाँ पे देखिए 58 से लेके जो समय है इनका, और 58 से लेके 1900, पावस पचासा 1886 में इन्होंने लिखा, पावस पचासा। सु कवि सत्सई 1887 में लिखते हैं। हो होरी पूछा गया 1891 में, अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। फिर राधा कृष्ण दास, इनका समय जो है 65 में आता है, 65 से 1907। भारत 12 महाशा, देश की दशा। बद्री नारायण चौधरी जो थे प्रेमघन, वो उर्दू में अब्र नाम से लिखते थे। तो ये पूछा जाता है अब्र नाम से उर्दू में कविताएं कौन लिखता था? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है उर्दू में अब्र नाम से लिखते थे। और प्रेमघन की जितनी भी समस्त रचनाएं होती थी, उन काव्य कृतियों का संकलन जो है ये प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से संकलित किया गया। प्रेमघन ने विलायत में दादा भाई नौरोजी को काला कहे जाने पर क्षोभपूर्ण कविता लिखी थी। तो कुछ चीज़ें आपको बद्री नारायण जी के बारे में बिल्कुल ध्यान रखना है कि अब्र नाम से उर्दू में कविता लिखते थे। प्रेमघन सर्वस्व शीर्षक से इनका जो पूरा संकलन था वो निकला। दादा भाई नौरोजी को काला विलायत में कहा गया, तो इस पर उन्होंने क्षोभपूर्ण कविता लिखा। और प्रेमघन की कविता में आपको कहीं कहीं यति भंग प्राय मिलता है। इन्होंने मयंक महिमा की रचना किसमें की है? तो मयंक महिमा खड़ी बोली में। इसके बाद आता है भारतेंदु मंडली के तीसरे नंबर पे जो प्रताप नारायण मिश्र जी, वो प्रतिनिधि कविताओं का उनका प्रताप लहरी, जैसे उनका प्रेमघन सर्वस्व से, ऐसे इन्हीं के नाम से इनका प्रताप नारायण मिश्र जी के प्रतिनिधि कविताओं का संकलन जो निकलता है वो प्रताप लहरी शीर्षक से। प्रताप नारायण मिश्र ने हरगंगा, तृप्त्याम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। तो हिंदी की हिमायत से इन्होंने क्या क्या लिखा? हरगंगा, तृप्त्याम, बुढ़ापा। ये देखिए हमने इम्पॉर्टेंट जो है नोट्स को अपने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको भी पढ़ने में सुविधा हो। तो आप रिवीजन के लिए इसको यूज करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ पे देखिए जो प्रताप नारायण मिश्र हैं, प्रताप नारायण मिश्र जी ने हरगंगा, तृप्त्याम, बुढ़ापा, हिंदी की हिमायत शीर्षक से महत्वपूर्ण कविताएं लिखी। ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक कविताओं की रचना की। तो ठाकुर जगमोहन सिंह श्रृंगार और प्रकृति सौंदर्य परक कविताओं की रचना की।
इन्होंने विंध्य क्षेत्र की प्रकृति का वैविध्यपूर्ण वर्णन भी किया है। जगमोहन सिंह ने कालिदास कृत जो ऋतुसंहार और मेघदूत, तो कालिदास जी के द्वारा जो ऋतुसंहार लिखा गया मेघदूत का ब्रज भाषा में अनुवाद किया, तो ये बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने, जो है जगमोहन सिंह ने कालिदास का जो ऋतुसंहार था और मेघदूत उसका ब्रज भाषा में इन्होंने अनुवाद किया। अंबिका दत्त व्यास ने अपने कवि जीवन का आरंभ कैसे किया था, तो यहाँ पे दिया है कि जो अंबिका दत्त व्यास थे उन्होंने अपने कवि जीवन का जो आरंभ है वो कैसे किया, तो वो जो है कविता वर्धनी जो सभा है, कविता वर्धनी सभा में पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीव रहो विक्टोरिया रानी समस्या की पूर्ति। तो इस समय की एक विशेषता समस्या पूर्ति होता था कि कोई भी टॉपिक दे दिया जाता था, लास्ट में उसको कंप्लीट करना होता था। तो अंबिका दत्त व्यास की जर्नी भी बहुत ही अलग रही है। उन्होंने कविता वर्तनी सभा में पूरी अमी की कटोरिया सी चिरंजीवी रहो विक्टोरिया रानी समस्या पूर्ति की और इस पर उन्हें सुकवि की उपाधि मिल गई। और अंबिका दत्त व्यास ने खड़ी बोली में कंसवध अपूर्ण शीर्षक प्रबंध काव्य की रचना भी की है। साथ ही उन्होंने फारसी छंद में दशरथ विलाप नामक कविता खड़ी बोली में लिखी। बात करें राधा कृष्ण दास की, तो राधा कृष्ण दास भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई थे। ये देखिए राधा कृष्ण दास जो थे ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के फुफेरे भाई थे। इन्होंने रहीम के दोहों पर कुंडलियों की रचना की है। तो रहीम की दोहों पर कुंडलियों की रचना किसने की? राधा कृष्ण दास की। भारतेंदु काल के अन्य जो कवि हैं, जो प्रसिद्ध कवि हैं, उनमें नवनीत चतुर्वेदी, कुब्जा पचीसी लिखने वाले थे नवनीत चतुर्वेदी, गोविंद गिल्ला भाई श्रृंगार सरोजनी, पावश पयोनिधि, राधा मुख षोडशी, खड़ ऋतु और नीति विनोद, दिवाकर भट्ट के द्वारा नखसिक 1884 नखतिक, नवोढ़ा रत्न 1888 में लिखा गया, रामकृष्ण वर्मा बलमीर के द्वारा बलबीर पचासा, राजेश्वरी प्रसाद के द्वारा प्यारे प्रमोद, राव कृष्ण देव सरन सिंह के द्वारा प्रेम संदेशा, दुर्गादास दत्त व्यास के द्वारा अद्भुत तार शतक 1872, राधाचरण गोस्वामी के द्वारा नौ भक्तमाल, गुलाब सिंह के द्वारा प्रेम ससई। और यहाँ पे देखिए भारतेंदु युग में एक चीज़ ये भी है कि प्रमुख समस्या पूर्ति है जो बहुत सारी होती थी, तो उसमें दुर्गा दत्त व्यास इनके द्वारा समस्या पूर्ति प्रकाश, अंबिका दत्त व्यास के द्वारा समस्या पूर्ति सर्वस्व। तो क्या किसके द्वारा, कौन सी कवि के द्वारा जो समस्या पूर्ति संग्रह निकाला गया? दुर्गा दत्त व्यास के द्वारा समस्या पूर्ति संग्रह करके, अंबिका दत्त व्यास के द्वारा समस्या पूर्ति सर्वस्व करके, गोविंद गिल्ला बाई के द्वारा समस्या पूर्ति प्रदीप और गंगाधर द्विज गंग के द्वारा समस्या प्रकाश, नर्मदेश्वर प्रसाद सिंह के द्वारा पंचरत्न। भारतेंदु युगीन कवियों की जो महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां हैं वो कौन सी हैं? तो यहाँ पे देखिए जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है इनके द्वारा है जो पंक्तियां हैं, प्रसिद्ध पंक्तियां, सहसन बरसन सो सुने जो सपने नहीं कान सो जय आरज शब्द। तो सहसन बरसन सो सुने जो सपने नहीं कान। इनके अलावा फरकी उठी सबकी भुजा खरकी उठी तलवार। तो जहाँ पे आए फरकी उठी सबकी भुजा, फड़क उठी सबकी भुजा, खरकी उठी तलवार। हाय वही भारत भू भारी सभी विधि सो भाई दुखारी। तो ये भारत पे बहुत ज़्यादा चिंता करते उस समय भारत की जो दशा थी, तो इनके द्वारा ही देखिए तलवार के बारे में, तलवार फिर साथ में की दुखारी मंझारी। तो हाय वो भारत भू भारी सभी विधि सो भाई दुखारी, हाय चित्तौर नीलज तुम्हारी अजहू खरो भारत ही मझारी। बाकी निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल भी निज भाषा ज्ञान के मिटे ना ही कसूली। तो बहुत ही प्रसिद्ध है। कहाँ करुणानिधि केशव सोए जागत नाही अनेक जदन कर भारतवासी। तो भारतवासी रो रहे हैं और कहाँ करुणानिधि प्रभु को याद करते हुए कि कहाँ वो सो रहे हैं। कहते हैं मेरे तो साधन एक ही है जगनंद लला वृषभानु दुलारी। तो ये सारी ही प्रसिद्ध है इनके द्वारा जो क्वेश्चन आते हैं इसमें से। पी प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियाँ दुखियाँ नहीं मानत, सिसुताई अजो न गई तनते तव जो जोबन ज्योति बहोर लगे, आजू लो न मिले तो कहाँ हम तो तुमरे सब भांति कहा में, प्यारू जू है जग की यह रीति विदा की समय सब कंठ लगा में। तो ये भी कहते हैं कि प्यार जो है ये एक जो है विदाई के समय लोग कंठ लगाते हैं, गले लगाते हैं। कहते हैं मुँह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मंधन सब कुछ लूटे, पागल कर मोहि करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। तो ये क्यों नहीं साखी साजन शराब, ये जो है इनके द्वारा है, प्रेमचंद जी के भारतेंदु जी के द्वारा। फिर कहते हैं हाय हाय उर्दू हाय हाय कहाँ सिधारी हाय हाय, सभा में दोस्तों बंदर की आमाद है, गधे और फूलों के अफसर की आमाद आमाद है, भीतर भीतर सब रस चूसे हंस हंस के तनमन धस मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो वहाँ पे अभी था सखी साजन नहीं शराब, और यहाँ पे तो एक तरीके से व्यंग जो है किया जा रहा था, अंग्रेजों के लिए ही सब था।
रसा नाम से ये लिखते भी थे। और रसा महबे मसाहत दोस्त क्या दुश्मन भी हैं सारे, ज़माने में तेरे तर्ज शूखन की यादगारी है। श्री राधा माधव युगल चरण रस का अपने को मस्त बना, पी प्याला भर भर कर कुछ इसमय को देख मजा। रोहू सब मिलके आओ भारत भाई, रहे क्यों एक म्यान असी दोए, जिन नैनन में हरि रस छायो ते ही क्यों भावे कोय। सखा प्यारे कृष्ण के गुलाम राधा रानी के, तो राधा जी पे कृष्ण जी पे भी इन्होंने लिखा है। कुल 18 पंक्तियाँ जो इनके द्वारा दी गई है। और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का देखें तो निर्धन दिन दिन होत है, भारत भू सब भांति, ताही बचाए न को सकत निज भुज बुद्धि बल कांति। तो निर्धन यानी धन से विहीन हो रहा है, दिन दिन होत भारत भू सब भांति। भारत की सबसे बड़ी दुर्दशा तो उस समय यही थी कि यहाँ का पैसा जो था वो बाहर भेजा जा रहा था। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जी ये कहते हैं कि दिन दिन भर देखें तो दिन दिन हमारा निर्धन हो रहा है देश। कहते हैं अचरत हो तुम्हें सब गोरे बाजत कारे, तासो करे करी शब्दों पर है वारे। अचरत हो तुम्हें सब सम गोरे बाजत कारे, भयो भूमि भारत में महाभयंकर भारत, भय बिरबल सकल सुभट एक ही संगारत। तो पहली भी पंक्ति भी निर्धन भारत की ही अर्थव्यवस्था को इंगित करते हुए, गोरे पे फिर कहते हैं भूमि, भारत भूमि में कैसी महाभयंकर स्थिति है। आज लो रही अनेक भांति धीर धरी के, पैना भाव मोहि बैठनो सो मौन मारी के। और ये इनका बहुत ही प्रसिद्ध है कि बगियन बसंत बशेर कियो, बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना, दिन काम कौतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना। घन प्रेम बढ़ाए के प्रेम अहो विथावारी वृथा वर्षाइए ना, चित चैत की चांदनी चाह भरी चर्चा चले बगो चलाइए ना। धन्य भूमि भारत सब रत्नानी की उपजावनी। तो ये समस्या पूर्ति भी बहुत अच्छा करते थे। अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे प्रताप नारायण की बात करें तो प्रताप नारायण जी के द्वारा चहु साचो निज कल्याण तो सब मिली भारत संतान, जपो निरंतर एक जवान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो किसने ये नारा दिया हिंदी हिंदुस्तान, तो ये प्रताप नारायण जी का है। तबही लख्यो जो रहो एक दिन कंचन बरसत, तह चौथाई जन रोकी रोटे को तरसत। तो बरसत और तरसत का कॉम्बी है। पढ़ी कमाए कीन्हों कहाँ हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश। जग जाने इंग्लिश हमें वाड़ी वस्त्राही, जोई बीटे बदन कर श्याम रंग जन्म सुफल तब होए। नून तेल लकड़ी घासों पर टिकस लगे जहाँ, यानी नून हो तेल हो लकड़ी हो सब पे जो है टैक्स लग रहा है। चना चिरौजी मोल लिए, अभी देखिए क्या दशा देश की हो, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। और प्रताप नारायण जी ही कहते हैं कि कौन करे जो नहीं, कसकत सुनी विपत बाल विधवन की, विधवा बिल पे नित धेनु कटे को लागत होए गुहार नहीं। ठाकुर जगमोहन के द्वारा जो पंक्तियां हैं कि अब यो उर आवत है सजनी, मिली जाओ गरी लगी के छतिया, मन की करी पंक्ति भांति अनेकन और मिल के जेरी रश की बतिया। पहाड़ अपार कैलाश सो कोटिन ऊंची शिखा लगी अंबर चूम, निहारत ढिठी भ्रमय पगिया गिरी जात उतंगता ऊपर झूम। कुलकानी तजी गुरु लोगन में बस के सब बैन कुबन सहा। तो यहाँ पे जो है विविध शुरू होता है। तो यहाँ पे देखिए विविध हम विविध कर लेते हैं, फिर सेकेंड पार्ट में द्विवेदी युग देख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सन 1888 में प्रकाशित खड़ी बोली हिंदी पुस्तक से 1888 में प्रकाशित खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से, खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से 1888 में मुजफ्फरपुर निवासी अयोध्या प्रसाद खत्री ने काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया। अयोध्या प्रसाद खत्री कृत खड़ी बोली आंदोलन में ब्रजभाषा और अवधी की रचनाओं को हिंदी साहित्य के तहत स्थान देने से इनकार कर दिया गया था। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली का पद्य 1889 ईस्वी शीर्षक से एक अन्य रचना में विभिन्न शैलियों में रचित उस समय की खड़ी बोली कविताओं का संकलन किया। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली में पद्य की 5 स्टाइलें बताई थी। कौन कौन सी स्टाइलें? जैसे मौलवी स्टाइल। देखिए अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली पद्य की 5 स्टाइलें बताई थी। अब उसमें था मौलवी स्टाइल, मुंशी स्टाइल, पंडित स्टाइल, मास्टर स्टाइल। आधुनिक काल में ब्रजभाषा पद्य के लिए संस्कृत वृत्तों का व्यवहार पहल स्वर्गीय पंडित सरयू प्रसाद मिश्र ने रघुवंश महाकाव्य के अपने पदबद्ध भाषा अनुवाद में किया था। तो यहाँ पे हमारा जो समाप्त होता है और यहाँ से शुरू होगा द्विवेदी युग, और फिर द्विवेदी युग पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए यहीं पे रहने देते हैं और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग और सपोर्टिंग ऑल्सो। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।